हीरो या विलेन? क्या इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे ट्रस्टेड एम्पायर हमारा इलेक्शन कमीशन अब फेयर गेम नहीं खेला रहा? यह सवाल आज पूरे इंडिया में गूंज रहा है। टीवी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया और चाय की दुकानों तक हर जगह एक ही डिस्कशन है। रूलिंग पार्टी इसे अपोजिशन की फ्रस्ट्रेशन बताती है, तो अपोजिशन इसे डेमोक्रेसी मर्डर की कॉन्स्पिरेसी कह रहा है। रिसेंट ईयर में इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर ऐसे सवाल उठे हैं जिनसे देश की फाउंडेशन हिल गई है। नेताओं के भड़काऊ भाषणों पर नरमी और अपोजिशन पर सख्ती के आरोप, वोटर लिस्ट में लाखों नाम गायब होने का कंट्रोवर्सी और सबसे बढ़कर इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट का वो नया प्रोसेस जिसने जुडिशरी को बाहर कर गवर्नमेंट के हाथ में अनलिमिटेड पावर दे दी। तो क्या ये सिर्फ एलिगेशंस है या इनमें कोई सच्चाई है? क्या वो इंस्टीट्यूशंस जिसका एग्जाम्पल कभी दुनिया भर में दिया जाता था आज अपने रास्ते से भटक गया है? आज हम इन्हीं सवालों की डेप्थ तक जाएंगे। हम एविडेंस को देखेंगे, दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट को समझेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे इंडियन डेमोक्रेसी का ये सबसे बड़ा गाइड आज हीरो के रोल में है या विलेन में। आज की गर्म डिबेट्स के बीच ये याद रखना जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन हमेशा के लिए कंट्रोवर्सी में नहीं था। एक टाइम था जब इसे इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे शाइनिंग स्टार माना जाता था। 25 जनवरी 1950 जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से ठीक एक दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसका मकसद एक था, दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। यह काम उस समय लगभग इम्पॉसिबल लगता था। एक नया देश, करोड़ों अनएजुकेटेड लोग, गरीबी और जाति धर्म में बटी सोसाइटी। इस दौर में इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ चुनाव करवाया बल्कि लोगों को डेमोक्रेसी का मतलब समझाया। कमीशन की असली पावर का एहसास देश को 90s में हुआ जब एक व्यक्ति ने इसकी पूरी पिक्चर बदल दी। उनका नाम था टी.एन. शेषन। शेषन ने पहले इलेक्शन कमीशन को एक सुस्त सरकारी डिपार्टमेंट की तरह देखा जाता था, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते ही उन्होंने आर्टिकल 324 में दी गई पावर का ऐसा इस्तेमाल किया कि सब देखते रह गए। उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को मजाक से एक नॉन नेगोटिएबल लॉ बना दिया। बड़े बड़े नेताओं को उनके भड़काऊ स्पीचेस के लिए नोटिस भेजे गए। सरकारी मशीनरी के मिसयूज पर रोक लगी और इलेक्शन में बहने वाले ब्लैक मनी पर कंट्रोल किया गया। शेषन का दौर वो था जब नेता इलेक्शन कमीशन से डरने लगे थे और पब्लिक का उस पर ट्रस्ट आसमान छूने लगा था। वो कहा करते थे, आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था बल्कि उस दौर की हकीकत थी। उन्होंने प्रूफ कर दिया था कि इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाला कोई डिपार्टमेंट नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वोटर आईडी कार्ड की शुरुआत से लेकर बूथ कैप्चरिंग रोकने तक शेषन ने एक ऐसे रिफॉर्म किया जिन्होंने इंडियन इलेक्शन की फाउंडेशन को हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। उन्होंने एक ऐसी लेगेसी छोड़ी जहां इलेक्शन कमीशन को डेमोक्रेसी के एक फेयरलेस गार्ड, एक सच्चे हीरो के रूप में देखा जाने लगा। जब हारने वाला पार्टी भी एम्पायर की फेयरनेस पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करती थी, लेकिन आज उसी एम्पायर की फेयरनेस कटघरे में खड़ी है। सवाल यह है कि उस हीरो की इमेज पर आज विलन का धब्बा क्यों लग रहा है? पिछले कुछ सालों में, स्पेशली 2014 के बाद से इलेक्शन कमीशन पर बायस के आरोप लगातार बढ़े हैं। अपोजिशन और सिविल सोसाइटी का एक बड़ा सेक्शन मानता है कि कमीशन अब गवर्नमेंट के प्रेशर में है और अपनी ऑटोनॉमी खो चुका है। चलिए इस एलिगेशन को एक एक कर समझते हैं। सबसे बड़ा एलिगेशन है इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट प्रोसेस को लेकर। सालों तक कमिश्नर की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट करते थे। अब प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी को देखते हुए मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल केस में एक हिस्टोरिकल फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि जब पार्लियामेंट कानूनी नहीं बनती, अपॉइंटमेंट एक 3 मेंबर कमेटी करेगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा और लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे। इसका मकसद अपॉइंटमेंट को एग्जीक्यूटिव के डायरेक्ट कंट्रोल से बाहर निकालना था। लेकिन कुछ ही महीने बाद दिसंबर 2023 में गवर्नमेंट एक नया कानून ले आई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। इस कानून ने सुप्रीम कोर्ट के सजेशन को पलट दिया।
नई सिलेक्शन कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर उनकी जगह प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेट किए गए एक कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल कर लिया गया। अब कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट मिनिस्टर है। इसका सीधा मतलब है कि 3 में से 2 मेंबर गवर्नमेंट के हैं, जिससे गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट में डिसाइडिंग मेजॉरिटी मिल गई। क्रिटिक्स का कहना है कि यह कदम इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंसी पर सबसे बड़ा अटैक है। ये एक ऐसा है मानो क्रिकेट मैच में एक टीम को ही एम्पायर चुनने का हक दे दिया जाए। ये कानून अब भी सुप्रीम कोर्ट में अंडर कंसिडरेशन पर है। नई अपॉइंटमेंट्स इसी कानून के तहत हो चुकी है। दूसरा बड़ा एलिगेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भेदभाव के साथ लागू करने का। अपोजिशन का आरोप है कि इलेक्शन कमीशन रूलिंग पार्टी के नेताओं के भड़काऊ भाषणों पर या तो चुप रहता है या बहुत देर से मामूली एक्शन लेता है, जबकि अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ तुरंत सख्त कदम उठाए जाते हैं। यह सवाल बार बार उठता है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है। तीसरा और शायद सबसे एक्सप्लोसिव एलिगेशन ईवीएम और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से जुड़ा है। हाल के चुनावों के बाद हरियाणा में अपोजिशन ने बड़े पैमाने पर वोटों की रिगिंग के सेंसेशनल आरोप लगाए। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर वोटर लिस्ट से लाखों लोगों के नाम हटाने का कंट्रोवर्सी खड़ा हुआ। अपोजिशन का आरोप है कि यह नाम खास तौर पर माइनॉरिटी और बैकवर्ड क्लास के वोटर्स के थे, ताकि चुनावी नतीजों को प्रभावित किया जा सके। जब इन गंभीर आरोपों पर सवाल उठाए जाते हैं तो कमीशन का रवैया भी सवालों के घेरे में आता है। क्रिटिक्स का कहना है कि कमीशन इन एलिगेशंस की इन्वेस्टिगेशन कर ट्रांसपेरेंसी लाने की बजाय डिफेंसिव हो जाता है। एक बेहद चौंकाने वाली घटना मार्च 2024 में हुई, जब केरल में इलेक्शन कमीशन द्वारा पॉलिटिकल पार्टी को भेजे गए एक ऑफिशियल लेटर पर भारतीय जनता पार्टी के स्टंप लगी पाई गई। कमीशन ने इसे एक क्रिटिकल एरर बताया, लेकिन अपोजिशन ने इसे इस बात का सबूत माना कि कमीशन और रूलिंग पार्टी के बीच की लाइन धुंधली हो रही है। इन सब आरोपों के पीछे कुछ स्ट्रक्चरल वीकनेस भी है। इलेक्शन कमीशन के पास अपना इंडिपेंडेंट स्टाफ नहीं है। वो चुनावों के लिए सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर है। उनके पास गंभीर उल्लंघन करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की डायरेक्ट पावर भी नहीं है। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाती है जहां इलेक्शन कमीशन एक कमजोर और गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट बॉडी नजर आने लगता है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप है, वहीं कमीशन और गवर्नमेंट का अपना साइड भी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन का सबसे पहला और मजबूत तर्क है उसके काम का विशाल स्केल। इंडिया में इलेक्शन करवाना दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। लगभग 97 करोड़ वोटर्स, 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन और लाखों एम्प्लॉयज। इतने बड़े स्केल पर कुछ ह्यूमन या टेक्निकल एरर होना नॉर्मल है। कमीशन का कहना है कि कुछ आइसोलेटेड केसेस को इंस्टीट्यूशनल रेगिंग का नाम देना पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ईवीएम की रिलायबिलिटी पर उठाने वाले सवालों का जवाब कमीशन कई बार दे चुका है। उसका कहना है कि इंडियन ईवीएम्स पूरी तरह सिक्योर और स्टैंडअलोन मशीन है जो किसी नेटवर्क से नहीं जुड़ी होती, इसलिए उन्हें हैक करना इम्पॉसिबल है। साथ ही वीवीपैट का सिस्टम भी है जिससे वोटर ये देख सकते हैं कि उनका वोट सही जगह गया है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ईवीएम की सिक्योरिटी पर ट्रस्ट जताया है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप पर कमीशन का कहना है कि लिस्ट को अपडेट करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ताकि मृत या दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके वोटर्स के नाम हटाए जा सके। बिहार एसआईआर पर उठे विवाद पर कमीशन ने सफाई दी कि यह प्रोसेस कई सालों बाद हो रहा था, इसलिए हटाए गए नामों की संख्या ज्यादा लग रही है। आरोपों और फर्जी खबरों से लड़ने के लिए कमीशन ने तकनीकी कदम भी उठाए हैं। सी वीगल ऐप के जरिए कोई भी सिटीजन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन की कंप्लेंट सीधी फाइल कर सकता है और कमीशन उस पर 100 मिनट के अंदर एक्शन लेने का दावा करता है। इसके अलावा कमीशन अपनी वेबसाइट पर मिथ वर्सेस रियलिटी सेक्शन के जरिए रूमर्स का सच सामने रखता है। अब बात सबसे विवादित मुद्दे यानी अपॉइंटमेंट लॉ की। गवर्नमेंट का तर्क है कि 2023 का नया कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले की स्पिरिट के खिलाफ नहीं है। गवर्नमेंट का कहना है कि सेक्शन कमेटी में कैबिनेट मिनिस्ट्री को शामिल करने से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस प्रोसेस का हिस्सा बनता है और लीडर ऑफ अपोजिशन की मौजूदगी बैलेंस ऑफ पावर इंश्योर करता है। वो ये भी याद दिलाते हैं कि पहले तो अपॉइंटमेंट का कोई और डिफाइंड प्रोसेस ही नहीं था और दशकों तक अपॉइंटमेंट सिर्फ गवर्नमेंट की मर्जी से होती थी। इलेक्शन कमीशन का पक्ष यह है कि वो पूरी निष्ठा से अपना काम कर रहा है।
और उस पर लगाए जा रहे ज्यादातर एलिगेशंस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। तो सच क्या है? इलेक्शन कमीशन हीरो या विलेन? शायद सच्चाई इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच कहीं है। हीरो या विलेन जैसे वर्ड इस कॉम्प्लेक्स इशू को ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसा कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत ने कहा, सिर्फ फेयर होना ही जरूरी नहीं है, फेयर दिखना भी जरूरी है। और आज प्रॉब्लम इसी दिखने की है। कमीशन की क्रेडिबिलिटी में आई कमी की वजह सिर्फ अपोजिशन के एलिगेशंस नहीं, बल्कि कुछ हद तक कमीशंस का अपना एटीट्यूड और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी है। अपॉइंटमेंट लॉ इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट ने जब सीजीआई को कमेटी में शामिल करने का सजेशन दिया तो उसका मकसद प्रोसेस में ट्रस्ट का एलिमेंट लाना था। गवर्नमेंट द्वारा उस सजेशन को पलटकर सीजीआई की जगह एक कैबिनेट मिनिस्ट्री को लाना भले ही लीगली सही हो, लेकिन यह पब्लिक की नजर में कमीशंस की फेयरनेस पर सवाल उठाता है। इससे यह परसेप्शन बनता है कि गवर्नमेंट एम्पायर की अपॉइंटमेंट पर अपना पूरा कंट्रोल चाहती है। इसी तरह जब कमीशन पर सीरियस एलिगेशन लगते हैं तो उसका डिफेंसिव हो जाना और ट्रांसपेरेंसी से बचने की कोशिश करना इस परसेप्शन को मजबूत करती है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गार्ड का काम सिर्फ एलिगेशंस को डिसमिस करना नहीं, बल्कि पब्लिक के हर डाउट को दूर करने की कोशिश करना है। और जब कमीशन इसमें नाकाम रहता है तो विश्वास का संकट पैदा होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर एलिगेशन सही है। इंडियन पॉलिटिक्स में हारने वाली पार्टी का इंस्टीट्यूशन पर सवाल उठाना एक पुरानी ट्रेडिशन रही है, इसलिए हर आरोप को सच मान लेना भी एक भूल होगी। तो आगे का रास्ता क्या है? इस संकट का समाधान क्या है? एक्सपर्ट कई रिफॉर्म सजेस्ट करते हैं। पहला, अपॉइंटमेंट प्रोसेस में सुधार हो। सिलेक्शन कमेटी में सीजीआई को वापस शामिल किया जाए ताकि प्रोसेस फेयर दिखे। दूसरा, इलेक्शन कमिश्नर को रिटायरमेंट के बाद कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट लेने से रोका जाए। तीसरा, इलेक्शन कमीशन को अपना इंडिपेंडेंट स्टाफ दिया जाए ताकि वो सरकारी मशीनरी पर डिपेंडेंट ना रहे। और चौथा, कमीशन को रूल तोड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टी पर ज्यादा सख्त एक्शन लेने की पावर दी जाए। फाइनली, डेमोक्रेसी सिर्फ इंस्टीट्यूशन से नहीं, पब्लिक के ट्रस्ट से चलता है। भारत का इलेक्शन कमीशन दशकों से इस विश्वास का प्रतीक रहा है। इससे इंडिया जैसे विशाल देश में पावर का पीसफुल ट्रांसफर पॉसिबल बनाया है, जो अपने आप में एक मिरेकल है। आज अगर उस विश्वास में कमी आ रही है तो यह सिर्फ इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं, बल्कि पूरे इंडियन डेमोक्रेसी के लिए खतरे की घंटी है। इस इंस्टीट्यूशंस की पवित्रता को बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ कमीशन की नहीं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया और हम सब सिटीजन्स की भी है। पॉलिटिकल पार्टीज को समझना होगा कि चुनावी हार जीत के लिए इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी को दांव पर लगाना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, और सिटीजन्स को भी जागरूक और सतर्क रहना होगा। इलेक्शन कमीशन को भी एक बंद कीड़े की तरह व्यवहार करने के बजाय ज्यादा ट्रांसपेरेंट और साहसी बनना होगा। उसे टीएन सेशन की उस लेगेसी को याद करना होगा जिसने उसे एक हीरो बनाया था, क्योंकि जिस दिन इस देश के आम सिटीजन्स का ट्रस्ट अपने डेमोक्रेसी के एम्पायर से उठ गया, उस दिन गेम का रिजल्ट कुछ भी हो, हारेगा सिर्फ डेमोक्रेसी। इस पूरे डिबेट पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन आज भी फेयर है, या आपको लगता है कि उसकी इंडिपेंडेंसी से कॉम्प्रोमाइज हुआ है? हमें नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन हर किसी तक पहुंच सके। धन्यवाद।